नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग में, पोर्टफोलियो बनाने में। तो अपने किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। योर मनी में कई प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, साथ ही सोशल मीडिया के थ्रू भी। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस हमें फेसबुक, ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। CNBC आवाज़ के हैंडल पर जाइए, #AskAwaz योर मनी लिखकर अपने क्वेश्चंस हमें लिख भेजिए। इसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। तो कई सारे जरिए कैसे आप इस शो में आ सकते हैं अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ आज हैं विरल भट्ट, जो कि मनी मंत्रा के फाउंडर है। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह हम कुछ ना कुछ टॉपिक पिक करते हैं, क्योंकि योर मनी का पर्पस सिर्फ पोर्टफोलियो एडवाइस देना ही नहीं है, बल्कि एजुकेशन अवेयरनेस भी इंक्रीज करना है। और कभी भी आप अपना पैसा लगाएं, पढ़ लिख कर, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। तो इसी कैटेगरी में आज हम बात करेंगे एसेट एलोकेशन की, कि जब आप अपने पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, आमतौर पे हर एक्सपर्ट ये कहता है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, लेकिन अगर अलग अलग एसेट में पैसे लगाने भी हों तो क्या स्ट्रैटेजी रखें, किन बातों का ध्यान रखें, अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना किन किन पैरामीटर्स पर निर्भर करता है। तो काफ़ी सारी बारीकियां हैं इस टॉपिक से जुड़ी हुई, समझाइए। शुक्रिया दीपाली, आपने शो पे बुलाया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि एसेट एलोकेशन क्यों। अभी एसेट एलोकेशन अगर हम देखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में ऑप्टिमल रिटर्न देने की कोशिश करता है। ऑप्टिमल रिटर्न यानी अगर हमने सपोज एसेट एलोकेशन नहीं किया है तो शायद से ऐसा हो सकता है कि हम इक्विटी के तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा हो सकता है या डेट में ज़्यादा झुकाव हो सकता है। और ऐसा देखा गया है कि हर एक एसेट क्लास जो होते हैं वो एक साथ हमेशा ऊपर नहीं जाते। तो एसेट एलोकेशन आपको आपका रिस्क जो है वो बैलेंस करने में काम आता है और आपका रिटर्न को काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने की कोशिश करता है एसेट एलोकेशन। अभी एसेट एलोकेशन में मल्टी एसेट एलोकेशन यानी क्या? तो मल्टी एसेट एलोकेशन यानी इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट हो गया, या तो इन्वेट्स और रिट्स, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स आए हैं उसमें निवेश करना। यानी सिर्फ एक एसेट में ना होकर आप मल्टी एसेट में कर रहे हो। आप कुछ हिस्सा आपका पैसों का इक्विटी में कर रहे हो, कुछ हिस्सा डेट में कर रहे हो, फिर कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड हो गया, इंटरनेशनल इक्विटीज़ में करते हो, या फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये सभी का अगर मिश्रण हम लेते हैं तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन हम कहते हैं। अभी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स यानी क्या? तो अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो सेबी ने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड करके एक हाइब्रिड कैटेगरी जो है उसमें काफ़ी सारे फंड हाउस के डिफरेंट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, और उसमें ऐसा मैंडेट है उनको कि आप जो भी डिफरेंट एसेट्स में आप निवेश करते हो उसमें 10% कंपलसरी आपको निवेश करना होगा। फिर मिनिमम 10% है, फिर मैक्सिमम आप कैसे भी एलोकेशन कर सकते हो। उद्देश्य यही है कि आप वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में डिफरेंट एसेट्स में निवेश कर आप रिटर्न को रिस्क एडजस्ट, यानी जो भी रिस्क होता है पर्टिकुलर एसेट का, उसको बैलेंस कर कैसे आप रिटर्न्स अच्छी तरीके से दे सकते हो। और देखिए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जैसे हम लास्ट 3 या 5 साल की बात ले ले तो इक्विटी मार्केट में कई बार उठापटक हुई, डेट मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हुए, ज़्यादा हुए, गोल्ड ने कभी रिटर्न्स दिए, कभी नहीं दिए, राइट। रियल एस्टेट का एक दौर चला जहाँ पे रियल एस्टेट ने रिटर्न नहीं दिए और फिर वापस से ऊपर वहाँ पे भी रिटर्न्स दिखने लगे। तो काफ़ी सारे मिश्रण होने के वजह से जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी कोई एक एसेट में हैवी एक्सपोजर ना लेकर आप रिटर्न को नहीं गवाते। अगर मार्केट नीचे हो गया इक्विटी मार्केट का तो इक्विटी का एलोकेशन बहुत कम हो सकता है, डेट का ज़्यादा हो सकता है। गोल्ड अगर बुलिश है तो गोल्ड का एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन में काफ़ी अच्छी तरीके से काम आता है। और सबसे अहम और अंतिम बात मैं यहाँ पे ये रखना चाहूँगा कि ये मौका, यानी अभी का जो मौका है वो क्यों अच्छा है मल्टी एसेट के लिए। डेफिनेटली मल्टी एसेट ये
मार्केट में भी, या तो आप कोई भी मार्केट में डाले तो मल्टी एसेट का फायदा है, बट ये मार्केट में देखना जरूरी ये है कि जो पास्ट 2-3 साल है उसमें कभी गोल्ड का जाना अच्छा हुआ, कभी इक्विटी ने मार्केट में रिटर्न्स दिए, कभी डेट मार्केट के मूवमेंट्स में हुए, तो सभी का मिश्रण काफ़ी अच्छी तरीके से वो कैप्चर करता है। इंटरनेशनल इक्विटी भी होता है, रिट्स भी होता है, और इनविट्स करके जो ऑप्शन है वो भी होता है। फिर अगर हम देखें तो गोल्ड का यहाँ से बढ़ना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यूएस में स्लो डाउन है, तो गोल्ड एक एसेट क्लास, आप मल्टी एसेट्स से निवेश कर आप गोल्ड का एक्सपोजर ले सकते हो। फिर टैक्सेशन एफिशिएंट है काफ़ी, अगर आप देखें तो 35% से लेकर 65%, यानी उसमें अगर आप डेट का टैक्सेशन देखो तो इंडेक्सेशन निकल चुका है, बट अगर आप मिनिमम 35% और मैक्सिमम 65% इक्विटी एक्सपोजर रखते हो तो आप फिर भी ऐसे वाले फंड में इंडेक्सेशन ले सकते हो। और सबसे लास्ट बात, आप अगर कंजर्वेटिव हो और आपका टाइम होराइजन 3 से 5 साल का है, जो मीडियम टर्म टाइम होराइजन कहते हैं, उसमें ये मल्टी एसेट हाइब्रिड फंड की कैटेगरी जो है वो काफी अच्छी तरीके से बैठती है। ओके, चलिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं एसेट एलोकेशन को लेकर। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का कैसे सिलेक्शन करना चाहिए, आपने कोई भी फंड्स रखे हुए हैं, कैसे आप एक डाइवर्सिफिकेशन दे सकते हैं इस फंड के जरिए, वो तमाम बातें आपको बताई हैं विरल ने। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, अब क्वेश्चंस को लेना शुरू करते हैं। और पहले कॉलर हमारे साथ ध्यानेश्वर मौजूद है महाराष्ट्र से। ध्यानेश्वर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं मेरा 15 साल में 1 करोड़ का प्लान है, तो उसमें अभी कितनी ऐसा भी बढ़ाना चाहिए? और मौजूदा में 4 फंड है, तो इसमें से इनको कंटिन्यू करना चाहिए या इनमें कुछ बदलाव करना चाहिए? कब आपने शुरू किया ये इन्वेस्टमेंट, कितना टाइम हो चुका है? एक साल हुआ और पोर्टफोलियो 66,000 का है। ओके, अच्छा, 66,000 है आपके पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेशन। तो यानी रिसेंटली आपने स्टार्ट किया है, कुछ महीने हुए हैं? हाँ, कुछ महीने हुए। पहले 1,000 यानी कंटिन्यू 4,000 था, अभी 12,000 ठीक है, ऐसा भी कर दिया अभी। समझ गए। हाँ, इनिशियली आपकी पहले एसआईपी कम थी, उसके बाद ज़्यादा की, इसके लिए इसी वजह से आपका जो टोटल एक्यूमुलेशन है अब तक वो 66,000 का है। ऑल्दो आपको साल भर हो चुका है, 12,000 की एसआईपी कर रहे हैं। और फिलहाल इनका अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो 4 फंड्स हैं, टाटा डिजिटल फंड, मोतियाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और क्वांट स्मॉल कैप, और इन चारों में ही 3,000 ईच ये डाल रहे हैं। 15 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। बताइए क्या सजेशंस इनके लिए? ध्यानेश्वर जी को मैं ये कहना चाहूँगा, दीपाली जी, यहाँ पे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, हालांकि एक सेक्टोरियल फंड है, बट टाइम होराइजन लॉन्गर टर्म है, तो ये सेक्टोरियल फंड वो पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 15 साल में मैं अगर 12,000 की एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से 12% यहाँ पे अनुमान लगा कर चलूँ कि 15 सालों में 12% एन्युअली अगर उनको रिटर्न्स आता है, डेफिनेटली ऊपर नीचे हो सकता है, बट 15 साल का टाइम होराइजन रखकर 12% रखूँ तो कम से कम 60 लाख वो जुटा पाएंगे। 60 लाख वो कॉर्पस है, यहाँ से जुटा पाएंगे। उनका टारगेट है वो 1 करोड़, तो वो 1 करोड़ तो नहीं जुटा पाएंगे, तो कम से कम 60 लाख जुटा पाएंगे। और अगर वो 1 करोड़ हासिल करना चाहते हैं तो उनको एसआईपी यहाँ से बढ़ानी पड़ेगी, टॉपअप एसआईपी करनी पड़ेगी, कम से कम 8,000 की एसआईपी और करनी पड़ेगी, तो ही वो कम से कम वो 1 करोड़ वो जुटा पाएंगे यहाँ से 15 सालों में। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशन दिए गए हैं। फिलहाल जो एसआईपी आप कर रहे हैं उससे आप 60 लाख का एक्यूमुलेशन कर सकेंगे। अगर 1 करोड़ का टारगेट करना है पूरा, तो आपको 12,000 से एसआईपी बढ़ाकर 20,000 करनी होगी। आप इमीडिएटली नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे कीजिए। जो स्ट्रैटेजी आपने पिछले 1 साल में रखी है उसी को अपनाइए। जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे वैसे आप एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, डाइवर्सिफाइड है, इन्हीं फंड्स में आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। मानवेंद्र सिंह मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। मानवेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम, मैंने जो पोर्टफोलियो आप दिया है तो वो 7,000 की एसआईपी है, अभी 20 साल का टारगेट है अपना, 1.5 करोड़ का। और कितना समय आपको हो चुका है? करीब 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल लगभग। तो 1.5 साल में आपका ये 9 लाख का एक्यूमुलेशन है? नहीं, ये वो दूसरा सा का मैं एम्प्लॉय हूँ, तो ये अपना एनपीएस का कॉर्पस है। अच्छा, एनपीएस का कॉर्पस है। अदरवाइज आपने 7,000 की एसआईपी साल भर पहले शुरू की है
और 1.5 करोड़ का टारगेट 20 इयर्स में है, करेक्ट? जी। अच्छा, एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें 9 लाख का कॉर्पस है। तो बेसिकली जो कॉर्पस है इनके पोर्टफोलियो में वो एनपीएस का है, उसको अलग रख देते हैं। रहे इनकी फंड्स की बात तो क्वांट स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी डिफेंस, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी है। और इन सभी फंड्स में ये 1000 से लेकर 2000 की मंथली एसआईपी कर रहे हैं। अब क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? 1.5 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं 20 ईयर्स में, क्या सजेशन विरल? देखिए महेंद्र जी को ये कहना चाहूँगा मैं कि पोर्टफोलियो भी उनका भी डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल हर एक कैटेगरीज के फंड उन्होंने इंक्लूड किए हैं। अभी का नया एनएफओ भी एचडीएफसी का जो डिफेंस फंड गया, सेक्टोरियल फंड है, वो भी उन्होंने ऐड किया है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। एनपीएस का कॉर्पस उन्होंने कहा कि करीबन 9 लाख का उन्होंने कॉर्पस जमा कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात करूँ, 7000 की एसआईपी है, 12% अनुमान लगाकर मैं 20 सालों में कम से कम वो 75 लाख जुटा पाएंगे। यहाँ से अगर मैं 20 साल को पकड़ के चलूँ तो 75 लाख, यानी वो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ तो नहीं जुटा पाएंगे सिर्फ म्यूचुअल फंड से। हाँ, अगर वो एनपीएस को मैं यहाँ से लेकर चलूँ कि एनपीएस को भी वो जोड़ते हैं अपने ओवरऑल 1.5 करोड़ के उसमें, तो वो दोनों मिलाकर कम से कम वो 2 करोड़ जुटा पाएंगे, म्यूचुअल फंड और एनपीएस में करीबन यहाँ से मैं 10% का अनुमान लगाकर चल रहा हूँ और म्यूचुअल फंड में कम से कम 12% का अनुमान लेकर म्यूचुअल फंड से 75 लाख और एनपीएस से करीबन वो 1 करोड़ 20 लाख वो जुटा पाएंगे। तो मिलाकर 2 करोड़ के आसपास वो जुटा पाएंगे 20 सालों में। ओके, तो 20 रही बात आपके, पहले तो आपके फंड चॉइसेस पे बात कर लेते हैं। फंड्स आपके ठीक हैं, आप इनमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, पहली चीज़ तो ये क्लियर है। रही बात आपके गोल की, तो आप अपनी एसआईपी से तो 75 लाख का एक्यूमुलेशन कर लेंगे, लेकिन अगर आपके एनपीएस को भी जोड़ के देखें तो 1.5 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, आप 2 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन कर लेंगे, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में फिलहाल है। इन्वेस्टेड रहिए, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए अपने पोर्टफोलियो को। किरण हमारे साथ हैं पुणे से। किरण नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, मैंने मेरा पोर्टफोलियो आपको भेजा है, तो मुझे बस 6000 रुपए और इन्वेस्ट करने हैं। टोटल में 26,000 कर रहा हूँ और करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है 21 लाख रुपए और 15 साल में मेरे को 2.5-3 करोड़ के आसपास चाहिए। तो आप एक बार रिव्यू करके 15 साल में 2.5 से 3, हाँ बिल्कुल, मैं डिटेल्स बता देती हूँ हमारे एक्सपर्ट को। तो 15 ईयर्स में 2.5 से 3 करोड़ का टारगेट, फिलहाल 26,000 की एसआईपी चल रही है, 6,000 का और एडिशन करने हैं, तो यानी टोटल जो इनका एसआईपी अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 32,000 के आसपास का, क्योंकि 26,000 ऑलरेडी ये डाल रहे हैं। अब रही बात फंड्स की, तो मेरे एसेट इमर्जिंग इक्विटी में 5600 रुपये महीने की इनकी एसआईपी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, एक्सेस ग्रोथ में 5,000 ईच, एक्सेस मिड कैप में 3,000 ईच, एक्सेस स्मॉल कैप में 2,000, आईसीसी ब्लू चिप में 2,000, एसबीआई स्मॉल कैप में 2300, मेरे ऐसे टैक्स सेवर, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में 1000 ईच। तो बताइए इनके फंड चॉइसेस पर सलाह आपकी, और साथ ही इनके गोल पर और इनके जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है उस पर क्या सजेशंस रहेंगे? किरण जी को देखिए काफ़ी कुछ यहाँ पे पोर्टफोलियो देखकर मुझे उनको सजेशन देना है। पहले तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के करीबन 3 फंड्स हैं, तो ये थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया, ओवर एक्सपोजर हो गया। एक एएमसीज के एक फंड रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एएमसीज में बदलाव होने की वजह से फंड की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा टाइम लगता है आने के लिए, तो वो ना हो उसके लिए तो 3 जो एक्सिस के फंड है उसमें से 2 फंड को निकाल लीजिए आप, और दूसरे फंड को, या तो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं क्योंकि उनके फंड भी 9 से 10 फंड्स हैं, तो कम से कम 6 या 7 फंड का पोर्टफोलियो बना के रखिए। एक्सिस स्मॉल कैप से निकलकर और एक्सिस का जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, ये दोनों फंड में से आप निकल जाइए। 7 फंड रखिए। करंट जो उनके पीपीएफएस और निप्पॉन लार्ज कैप जो फंड है उसमें आप जो वो एक्सिस के जो 2 फंड मैं निकलने को बोल रहा हूं उसमें ही वो आप पीपीएफएस और निप्पॉन वाले फंड में आप वो जोड़ दीजिए वही एसआईपी अमाउंट को। और नई एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई एक मल्टी कैप को भी अगर ऐड करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप नहीं है। हालांकि आपका पोर्टफोलियो 6 या 7 फंड का ही होना चाहिए। आपका मिरा इमर्जिंग और
जो SBI का स्मॉल कैप है उसको कंटिन्यू रखिए, उसमें भी आप जो एडिशनल अमाउंट करने का सोच रहे हैं वो आप मिराई और SBI में जोड़िए। 2 फंड जो मैंने निकालने को कहा वहां पे आप एग्जिस्टिंग वाले जो फंड है उसमें आप जोड़ दीजिए, और कम से कम यहां से 15 साल में अगर मैं देखूं तो आप 2 करोड़ 2,67 लाख आप 15 सालों में जुटा पाएंगे। आपकी जो करंट SIP आप ऐड करना चाहते हो उसको भी मैं लेकर चलूं तो कम से कम आप 15 साल में 2 करोड़ 67 लाख आप जुटा पाएंगे, और आपका जो लक्ष्य है वो आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। बट हाँ, पोर्टफोलियो में आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। अगर आप पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं, पोर्टफोलियो की साइज कम कर देते हैं, और आपका जो टारगेट है 15 सालों में वो कम से कम 2 करोड़ 67 लाख आप जुटा पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहे आपके पोर्टफोलियो पर। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार कुछ और कॉलर से करेंगे बातचीत। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ और सवाल लेते हैं और एक सवाल लेंगे ईमेल के थ्रू। आशीष ने भेजा है ये सवाल दिल्ली से। 15,000 की SIP इनकी चल रही है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 20 लाख। अब टारगेट इनके 2 हैं, 10 ईयर्स में 1 करोड़ एंड 17 ईयर्स में 2 करोड़। दोनों गोल पर जाना चाहते हैं। कितना और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए? बस पोर्टफोलियो की अच्छी बात यह है कि ज्यादा क्लटर्ड पोर्टफोलियो नहीं है। 3 ही फंड्स हैं, तीनों ही सेम फंड हाउस के, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज और ICICI प्रूडेंशियल का है वैल्यू डिस्कवरी। तीनों में ही 5,000 ईच डाल रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए विरल? दीपाली, पहले वही बात, जो फंड्स तीनों फंड रखे हैं एक ही एमसीज के, तो चेंज करिए। 2 फंड्स से निकल जाके दूसरे फंड्स में आप कर सकते हैं। बाकी डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 दूसरे एमसीज के फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप को जोड़ सकते हैं। अभी देखिए 15,000 की जो SIP चल रही है उनकी, तो 10 सालों में कम से कम वो 95 लाख जुटा पाएंगे, और 17 सालों में यही 15,000 की SIP आपको 2 करोड़ 30 लाख करके दे सकती है, राइट। तो ये 3 करोड़ का लक्ष्य अगर हम देखें तो वो 17 सालों में ओवरऑल हासिल कर पाएंगे। यानी पहले 10 साल में जो उनका हासिल है वो डेफिनेटली कुछ लाखों के वजह से, यानी 5 लाख के वजह से वो 1 करोड़ नहीं जुटा पाएंगे, 95 लाख जुटा पाएंगे, और बाकी के जो 17 सालों में है वो कम से कम 2 करोड़ 30 लाख जुटा पाएंगे। तो आपको वो 10 साल वाला जो टारगेट है उसके लिए आपको 2,000 की SIP आपको एडिशनल करनी पड़ेगी, जिससे वो आप 5 लाख आप हासिल कर पाएंगे। बट अगर मैं 17 साल का टोटल ओवरऑल अगर आपका लक्ष्य देखूं तो डेफिनेटली आपका गोल आप हासिल कर पाएंगे। ओके, तो गोल तो आप अपना हासिल कर लेंगे आसानी से, कोई तकलीफ नहीं है। आप सिर्फ 2,000 की भी SIP बढ़ाएंगे तो दोनों गोल्स आसानी से आप पूरा कर पाएंगे। लेकिन बस सजेशन यही है कि हमेशा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ना ही सिर्फ कैटेगरीज में बल्कि फंड हाउसेज में भी। इसीलिए ICICI प्रूडेंशियल में जो आपका एक्सपोजर है, एक फंड रखिए ICICI प्रूडेंशियल का, बाकी आप 2 अलग फंड हाउसेज ऑप्ट कर सकते हैं सेम कैटेगरीज में। अगला सवाल लेंगे, नीलाद्री हैं हमारे साथ सिल्लीगुड़ी पश्चिम बंगाल से। नीलाद्री नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैं तो मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं 20 साल में मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, और फंड तो ऑलरेडी मैं आपको मेंशन किया हूँ। ओके, तो 7,500 की SIP चल रही है, 2 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। फंड्स इनके देखें तो LIC लार्ज एंड मिड कैप में कोटक महिंद्रा इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, इन तीनों में 1,000 ईच है। SBI स्मॉल कैप में 500 ईच, UTI फ्लेक्सी कैप में 2,000 ईच, और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में भी 2,000 ईच। बताइए इनके लिए सजेशंस। दीपाली जी, पोर्टफोलियो इनका भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। हालांकि 2 स्मॉल कैप है, एक चेंज करके शायद से मल्टी कैप को ऐड कर सकते हैं। बट अगर चलो यही पोर्टफोलियो से वो कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि निप्पॉन और SBI दोनों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, फंड मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, स्मॉल कैप का डिफरेंट अप्रोच से वो लोग मैनेज करते हैं। तो यहाँ से जो उनका टारगेट है उसमें करीबन वो यही SIP को कंटिन्यू करे, 7,500 की जो SIP है, तो करीबन 89 लाख वो जुटा पाएंगे यहाँ से। तो टारगेट अचीव करने के लिए 2,000 की SIP उनको ऐड करनी पड़ेगी, एडिशनल करनी पड़ेगी, तो वो 1 करोड़ का जो टारगेट है वो 20 सालों में वो हासिल कर पाएंगे।
ओके, तो टारगेट तो हासिल कर लेंगे थोड़े से। इनफैक्ट बदलाव की भी कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप के भले ही इनके पास 2 फंड्स है, लेकिन अमाउंट क्योंकि कम डाल रहे हैं, एक में 1000, एक में 1500, तो टोटल एक्सपोजर स्मॉल कैप में 1500 के आसपास का है, तो रह सकते हैं इन्वेस्टेड। वही बात विरल ने भी बताई है। रही बात आपके टारगेट को हासिल करने के लिए, तो 7500 की जगह 9500 की SIP करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। आप पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो विरल की चॉइस के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो विरल बताइए क्या रिकमेंडेशंस हैं आपकी? अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने शुरू की बात मल्टी एसेट की, तो निपॉन का एक मल्टी एसेट फंड मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा दर्शकों को। उसके अलावा लार्ज एंड मिड कैप में आप महिंद्रा लार्ज एंड मिड कैप, कॉन्ट का फ्लेक्सी कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं। HDFC का एक फोकस फंड है, कम से कम 20 से 25 या 30 स्टॉक्स मैक्सिमम वो रखता है, तो HDFC फोकस्ड। और निपॉन का मल्टी कैप, अगर मल्टी एसेट यहाँ से जैसे हमने बात की कि काफ़ी अच्छी तरीके से लग रहा है कि ये कंडीशन में मल्टी एसेट को रखना चाहिए, तो निपॉन का मल्टी एसेट। ओके, चलिए शुक्रिया आपका विरल आने के लिए शो में और अपनी चॉइसेस भी बताने के लिए, साथ ही सभी क्वेरीज को भी आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक, योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।